हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने लास्ट कंप्लीट किया था। हम लोग पढ़ रहे थे जो मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस, फेलियर, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। नाउ अब आज का हमारा टॉपिक है सीआर फार्मूला। और हम लोग पढ़ेंगे वेवल प्लान। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैबिनेट मिशन। फिर हम लोग कैबिनेट मिशन की जो प्रोविजंस थी, कुछ इम्पोर्टेंस थी, कुछ फ्लॉज भी थे, वो पढ़ेंगे। देन इंटरिम गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम लोग। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सीआर फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया जिसको कहा जाता है सीआर फार्मूला, या फिर राजा जी फार्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये प्रिपेयर किया था सी राजगोपालाचारी ने 1943 में। जिसको कि अप्रूव किया महात्मा गांधी ने, और फिर इस फार्मूले को पब्लिश कर दिया गया 1944 में। इसके कुछ प्रोविजंस थे। पहला प्रोविज़न ये था कि जो मुस्लिम लीग है उसको इंडिया के इंडिपेंडेंस में सपोर्ट करना पड़ेगा। देन जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया में रहना है या फिर नहीं रहना है। देन फिर कहा जाता है कि अगर पार्टीशन होता है तो लेकिन यूनियन एक ही रहेगा, जिसमें कि मेजर जो चीज़ें रहेंगी वो डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और ट्रेड रहेगा। उसके बाद ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगा जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाएगा। देन जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनकी इस जो सीआर फार्मूला है उस पर बात होती है 9 सितंबर 1944 से 27 सितंबर 1944 तक। लेकिन उनकी जो बात से ये जो फार्मूला है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। गांधी जी जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना को कैदे अज़ाम का नाम देते हैं। इसका मतलब होता है द ग्रेट लीडर। फिर आता है वीविल प्लान 1945 में। अक्टूबर 1943 में जो इंडिया के वॉइसरॉय थे वो रिप्लेस हो जाते हैं, और लॉर्ड वेविल इंडिया के न्यू वॉइसरॉय बनते हैं। उस टाइम की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। तो होता ये है कि 14 जून 1945 को एक लॉर्ड वेविल का प्लान आता है जिसमें कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो आइए पढ़ते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला ये था कि एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म होगी सेंटर पे, जिसमें कि सारे मेंबर्स इंडियन होंगे, लेकिन गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ये दोनों ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। सो सेकंड पॉइंट ये था कि हिंदू और मुस्लिम का जो नंबर ऑफ़ सीट्स रहेंगे काउंसिल में वो इक्वल रहेंगे। देन कांग्रेस लीडर्स जो थे जिनको जेल में बंद कर दिया गया था उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जो वायसराय है वो अपना वीटो पावर यूज़ नहीं करेगी। वीटो पावर का ये मतलब होता है कि अगर कोई बिल पास हुआ या फिर कुछ लॉ बना तो जो वायसराय है उनके पास ऐसे पावर होती थी कि वो उस चीज़ को मना कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि वायसराय अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है वॉर के बाद, और एक इंटरिम गवर्नमेंट का अरेंजमेंट होगा जिसमें कि जो कि अभी नहीं हुआ था, सेंसस तक ये चीज़ें रुकी हुई थी। देन वेवलन प्लान को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई शिमला में 25 जून 1945 को।
14 जुलाई 1945 तक ये चला, जिसमें कि इस जो प्रपोज़ल का कॉन्फ्रेंस होना था, इसको नाम दिया गया है द शिमला कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस इसे पार्टिसिपेट किए, जिसमें कि कुछ लीडर्स का नाम था मौलाना अबू आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई जो कि कांग्रेस के थे, और मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे। देन गांधी जी इस शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किए। वो प्रेजेंट थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किए। देन ये जो कॉन्फ्रेंस था वो अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के लीडर, वो डिमांड करते हैं कि मुस्लिम जैसे वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी उसमें मुस्लिम सिर्फ़ और सिर्फ उनके लीग के ही होंगे, बाकी कांग्रेस या फिर अदर कोई भी मुस्लिम उससे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देन जनरल इलेक्शंस होते हैं 1945-1946 का, जिसमें कि कांग्रेस को 923 सीट्स मिलती हैं और मुस्लिम लीग को सिर्फ 425 सीट मिलती है। देन होता है रॉयल नेवी रिवॉल्ट 1823। ये इस रिवॉल्ट में होता ये है कि एक शिप में जा रहे होते हैं सोल्जर्स बॉम्बे पोर्ट, लेकिन वहाँ का जो ख़राब खाना था और रेसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा था, इसलिए वो रिवॉल्ट करते हैं उस शिप पे, और इस रिवॉल्ट को नाम दिया जाता है द रॉयल नेवी रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट मेनली इसलिए किया गया था क्योंकि जो सेलर थे वीसी दत्त, उनको ब्रिटिश गवर्नर ने अरेस्ट कर लिया था और उन पे चार्ज ये लगा था कि उन्होंने शिप के वॉल पे क्विट इंडिया लिख दिया था। जो सोल्जर्स थे उन्होंने कांग्रेस फ्लैग को होस्ट किया, और मुस्लिम लीग और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी शिप में, उन्होंने भी साथ दिया। जो रेबल्स थे उनको लीड कर रहे थे एमएस खान। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट से जो सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया कराची में और बॉम्बे में। जो ये चीज़ें हुई उस पे जो भी रेबल्स थे उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिया में सरेंडर कर रहा हूँ और ना कि ब्रिटेन में। फिर आता है कैबिनेट मिशन। ये एक 3 मेंबर्स का कैबिनेट मिशन था, जिसमें कि थे पाठक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सर सेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, देन एवी अलेक्जेंडर थे जो कि नेवी चीफ थे। इसका चेयरमैन थे पाठक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को इंडिया में आता है। कैबिनेट मिशन में एक यूनियन की फॉर्मेशन की बात होती है, जिसमें कि ब्रिटिश प्रोविंसेस नेटिव प्रिंसली स्टेट्स के साथ कंबाइन करते हैं, और इनके मेन सब्जेक्ट्स थे डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन ट्रेड्स। देन इसमें जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। पहले तो था हिंदू मेजॉरिटी, देन मुस्लिम मेजॉरिटी, देन मिक्स्ड मेजॉरिटी। ओके, हिंदू में थे बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, मुस्लिम और सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा। मुस्लिम मेजॉरिटी में थे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। मिक्स्ड में थे बंगाल और असम। देन इस मिशन के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे उनको वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते थे, और सबने मिलकर एक सेंटर यूनियन किया,
और ऐसा भी था कि अगर कोई ग्रुप है जो कि इस यूनियन से सेपरेट होना चाहता है तो वो सेपरेट हो सकता है। इस मिशन के अंदर ये कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर 10 साल के बाद रिवाइज होगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर प्रोविज़न बनाया गया जिसमें कि 389 मेंबर का एक कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली हुआ, जिसमें कि 292 सीट्स प्रोविंसेस पे थी, 4 चीफ कमिश्नर्स एरिया की थी जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलोचिस्तान, और 93 सीट्स थी नेटिव प्रिंसली स्टेट्स की। देन एक मेंबर या फिर रिप्रेजेंटेटिव होगा, इलेक्ट होगा हर 10 लाख के पॉपुलेशन पे। देन जो सीट्स अलॉट होंगी एक ब्रिटिश प्रोविंस को, वो डिटरमाइन होगी 3 मेजर कम्युनिटी से अपने अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। 3 जो कम्युनिटीज़ थी वो थी जनरल, मुस्लिम और सिख। कैबिनेट मिशंस में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो रही थी जो कि कंप्लीट इंडियन थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे थी। देन मेंबर्स जो थे इलेक्शन के द्वारा ही आते। पाकिस्तान के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया और उनका जो पाकिस्तान का डिमांड था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। देन कैबिनेट मिशन का कुछ फ्लॉज भी था। तो ये फ्लॉज क्या क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेंज था। पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोविंसेस बनाती, लेकिन फिर सेंट्रल वन। फिर था कि मुस्लिम का इंटरेस्ट को देखा गया लेकिन सिख का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम इंटरेस्ट को सुपीरियर देखा गया। इनिशियली जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने इस प्लान को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में जो मुस्लिम लीग थी उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कहा कि अब हम लोग को पाकिस्तान लड़कर ही मिलेगा। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया। अनप्रेसिडेंटेड कम्युनल राइट्स हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। रियॉट्स का मतलब होता है वायलेंटली जो मूवमेंट है उसको करना। तो सुहावर्दी जो गवर्नमेंट थी वो इंस्टिगेट करती है बंगाल के राइट्स को। ये राइट्स से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरियाज़ थे वो थे कैलकटा, नोखली, बॉम्बे, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर। देन जो गांधी जी थे वो सडनली वो मतलब जो राइट्स थे उससे वो नाखुश थे और वो नाकोली पहुंचते हैं और ये राइट्स को पेसिफाई करते हैं। देन लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इस पे कहते हैं कि जहाँ 50,000 आर्मी नहीं कर पाई वो गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। और माउंटबेटन गांधी जी को कहते हैं द मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स। देन द टॉपिक इज़ इंटरिम गवर्नमेंट। ये कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही फॉर्म किया गया, जिसमें कि मुस्लिम लीग जो थी वो इंटरिम गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज़ कर दी। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग फिर ज्वाइन कर लेती है इसको 26 अक्टूबर 1946 को। मिनिस्टर्स ऑफ कांग्रेस जो थे और अदर पार्टी थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में थे।
तो जो वाइस प्रेसिडेंट थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की और फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ की, वो थे जवाहरलाल नेहरू। होम एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे सरदार पटेल। दैन डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह। एजुकेशन मिनिस्टर राजगोपालाचारी, आई एम सो सॉरी, राजगोपालाचारी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मिनिस्टर आसिफ अली। इंडस्ट्रियल सप्लाई जॉन मैथाई। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। वर्क माइनिंग और पोर्ट्स संभालते थे CH भाभा। नाउ मुस्लिम लीग के कौन कौन से मिनिस्टर्स थे? तो फिनेंस मिनिस्टर लाइकत अली खान। लॉ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ मंडाल। कॉमर्स मिनिस्टर आई चुंद्रीगर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुल राब नस्तार। हेल्थ मिनिस्टर जगांतर अली खान। तो मुस्लिम लीग का जो ऑब्जेक्टिव था वो कैबिनेट मिशन को बंद करना था, तो वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते थे और जो भी डिसीजन रहता था उसको अपोज करते थे। लाइकत अली जो कि फिनेंस मिनिस्टर थे, वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते रहते थे सारे डिपार्टमेंट्स में। 25% टैक्स इम्पोज कर दिया गया था हिंदू इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ये सारे इवेंट्स जो थे वो टेंशन क्रिएट कर रही थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। और जो मुस्लिम लीग थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी अपोज करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास 221 सीट्स थी और मुस्लिम लीग के पास सिर्फ और सिर्फ 73 सीट थी। पहला जो मीटिंग होता है कॉन्फ्रेंस का, वो बिना मुस्लिम लीग के, वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। ये जो डेडलॉक्स थे इंटरिम गवर्नमेंट के, इसको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है लंदन में, जो कि दिसंबर 1946 को किया जाता है, जिसमें कि एटली जो थे और वेवल, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं होता है। देन 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस करता है कि इंडिया 30 जून 1948 तक फ्री हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर कोई नहीं रह पाएगी। इस अनाउंसमेंट को फुलफिल करने के लिए एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय ऑफ इंडिया के प्लेस पे रखा और लॉर्ड वेवल को इस प्लेस से हटा दिया गया। नाउ ये कंप्लीट हो गया। So yeah, that's all for this topic and hope you guys understood it well, and all the best for your journey. Have a nice day. Bye bye.